कैसे आप लोग? थोड़ा सा टाइम लग गया अगली वीडियो में, उसकी कुछ वजह है। ठीक है, तो अब हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, फिजिक्स का चैप्टर हमारा जो चल रहा है चैप्टर नंबर 2, और उसमें हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है? पोटेंशियल कर लिया है। क्लियर? और अगला टॉपिक जो हम लोग शुरू करेंगे दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। लिख लीजिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है। इक्वल पोटेंशियल वाली सरफेस, एक ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो? इक्वल। सिंपल। लिख लीजिए, द सरफेस हैविंग इक्वल पोटेंशियल ऑन ऑल द पॉइंट्स ऑन इट्स सरफेस। या तो ये बात लिख लीजिए। दूसरी बात, आपसे बोल रहे हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के दो पॉइंट हैं। सपोज करो ये हमारे पास कोई प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस है ए और बी। अगर मैं कह रहा हूं इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम, यानी कि दोनों पोटेंशियल के बीच, दोनों पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो। तो दूसरा पॉइंट यह है कि 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन द ईपीएस इक्विपोटेंशियल सरफेस, 2 points lying on the EPS has potential difference 0. क्लियर? ओके, अगला पॉइंट समझिए। अगर मैं कहता हूं पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो अब मैं अगर A से B किसी चार्ज को लेके जाऊंगा तो VB माइनस VA क्या आ जाएगा? 0। यानी कि वर्क डन इन मूविंग, लिखिए, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज बिटवीन 2 points on an EPS is 0। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर आने वाले 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसलिए वर्क डन भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि आपसे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि आप ईपीएस खींच लीजिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो आप इसको खींचिए। देखते हैं, लिखिए, ड्रॉइंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पहला, फॉर अ पॉइंट चार्ज, अगर आपसे बोला जाए कि पॉइंट चार्ज है, इसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस खींचिए, तो आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है KQ बाई R के हिसाब से। अगर ऐसे पॉइंट जिनका R सेम है, जिसकी यहां से डिस्टेंस सेम है, तो उसका पोटेंशियल भी क्या आएगा? सेम। यानी कि आप बोलेंगे वो सरफेस ये है, कैसी है? स्फेरिकल। ये भी आपके पास ईपीएस होगी, ये भी आपके पास ईपीएस होगी, तो आंसर आ गया स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। खत्म। आपको ये दिखा देना है, और चाहे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना सकते हैं, याद होगा आपको, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या है? ईपीएस। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये भी देख लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ईपीएस से कितने डिग्री पर होती है? 90 डिग्री, है ना? लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ओके। दूसरा लिखिए, फॉर अ शेल, किसी शेल के कारण आपको, शेल मतलब चार्ज शेल, चार्ज शेल के कारण आपको ईपीएस ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे? ये मेरे पास शेल है और ये इस पे चार्ज है, मैं बोलूंगा आप ईपीएस ड्रॉ कीजिए। मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी। देखिए, ईपीएस ड्रॉ करने का एक ही तरीका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर सरफेस आपको ड्रॉ करनी है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ईपीएस आपका हो जाएगा इसके लिए भी स्फेरिकल। तो कैसा ईपीएस है आपका? स्फेरिकल। सर्कुलर मत लिख देना, स्फेरिकल ईपीएस। ठीक है, चल। थर्ड, फॉर 2 पॉजिटिव चार्ज, अगर 2 पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं तो, या 2 नेगेटिव भी हो सकते हैं, है ना? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब समझिए, ये 2 पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं। अब इसके कारण आपको ईपीएस खींचना है। अगर मैं इसके, ये अगर थोड़ा सा दूर है
तो इसकी ईपीएस आपके पास स्फेरिकल होगी, है ना, और एक इसकी भी स्फेरिकल होगी। तो ये इनका ईपीएस है। अब जरा सोचो, यहां से x डिस्टेंस और यहां से x डिस्टेंस मान लो, तो यहां भी इनकी ईपीएस सेम आएगी, ठीक है। यानी कि एक अब इन पूरे कंबाइंड सिस्टम की आएगी, ये देखिए, तो ये भी आपके पास ईपीएस है। तो दो पॉजिटिव चार्ज हो या दो नेगेटिव चार्ज हो, उसके लिए आपसे ईपीएस खींचने को बोलेगा, तो आप ये वाली खींचेंगे, ठीक है। याद कर लेना ये कैसे खींची जाती है। सर कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि आप इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींच लीजिए, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर सरफेस अगर आप पॉइंट टू पॉइंट खींचते जाएंगे तो आपको ऐसी मिल जाएगी, जो जनरली प्रैक्टिकल हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए अगला समझिए, फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला बहुत पूछा जाता है स्कूल्स में, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज मतलब ये, अब इसके कारण आपको ईपीएस खींचना है, तो वही सिलेंड्रिकल, जैसे हमारा गॉसियन सरफेस थी, तो काफी हद तक गॉसियन सरफेस ही हमारे पास ईपीएस का काम करती है। ऐसे एक दो खींच सकते हैं, जितनी चाहो उतनी खींच दो, क्योंकि देखो ना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही आ रहा है ना, इसलिए हमारे पास ये कैसी आ जाएगी, सिलेंड्रिकल ईपीएस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। ओके, अगला फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब सोचो आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है, ऐसा, मुझे पता है ए बी और सी की बात करूं तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल किस पर है, ए पर, फिर कम। लेकिन अगर मैं बोलूं इसी के साथ में परपेंडिकुलर ये लाइन है, तो यहां पे पोटेंशियल कितना है, अगर ये डी पॉइंट है तो यहां पे भी उतना ही पोटेंशियल है जितना कि बी पर है, यहां भी उतना ही है, यानी कि आपके पास ईपीएस खींच जाएगा ऐसा प्लेन। ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपका प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अब यहां पर हर जगह पोटेंशियल सेम होगा, ऐसे एक और बनाना चाहो तो आंसर है प्लेन ईपीएस। अब बोर्ड में क्या क्वेश्चन आया वो भी देख लीजिए, पीछे दे रखा है, 2019 में क्वेश्चन आया था सीबीएसई बोर्ड में, लिख लीजिए, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस, लिखिए ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस for a uniform electric field in the z direction, uniform electric field in the z direction। यानी कि अगर मैं इसको z एक्सिस मान लेता हूं, जरा सपोज कीजिए ये z एक्सिस है, ये मेरे पास x एक्सिस है और बाहर वाली y एक्सिस है, तो मेरे लिए z एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो बताइए ईपीएस किधर खींचेगा, xy प्लेन में, यानी कि ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास तो लिख देंगे प्लेन ईपीएस इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपके पास बोर्ड का क्वेश्चन, जेड एक्सिस में है तो बस उसके परपेंडिकुलर प्लेन बनाना है, ईपीएस है, आपसे बोले यहां से यहां तक किसी पॉइंट को लेके जाना है, किसी चार्ज को लेके जाना है, बर्डन कितना किसी हो खत्म। चल ओके, हेडिंग आ गई,
इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, शील्डिंग का मतलब प्रोटेक्शन, किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड से। अगर आपके पास कोई ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से खराब हो जाती है, हल्का सा इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं उस जगह पर कि वो डिवाइस आपकी खराब हो गई, अब आप क्या करोगे उससे? अब आपको उसको बचाना है, तो हमें एक ऐसी जगह तलाशनी पड़ेगी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां नहीं जाता है? मेटल, मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड पार नहीं कर पाता है। तो सपोज कीजिए ये कोई आपके पास मेटेलिक बॉडी है और उसमें आपने ये छोटी सी कैविटी बना दी। ये कैसा है? मेटेलिक बॉडी, और आपने इसमें छोटी सी कैविटी बना दी। अब इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? जीरो। अगर आपने डिवाइस यहां रख दी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो यहीं तक आएगा, अंदर नहीं जा पाएगा। इसीलिए हम कह देंगे कि ये जो कैविटी है ये आपके पास इस डिवाइस के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का काम करती है। ठीक है, लिख लीजिए इसको बना करके। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पेनिट्रेट मेटेलिक सरफेस, thus any cavity inside the metal remains shielded, inside the metal remain shielded from the electric field। ठीक है, तो लिखिए इसमें आगे, any charge given to the body, अगर आपको कोई इसको चार्ज भी करता है तो वो चार्ज कहां जाएगा? सरफेस पर, अंदर तो इंपैक्ट ही नहीं करेगा। एनी चार्ज गिवन टू द बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन आउटर सरफेस ऑफ द मेटेलिक बॉडी, ऑन आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी। चलिए, और भी हमें क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, बट पहले हम थ्योरी कंप्लीट कर लें थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन लिखिए, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द ईपीएस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये भी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि अगर आप कहते हो कि ये प्लस क्यू चार्ज है और इसके कारण आपने ये ईपीएस बनाई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके परपेंडिकुलर ही क्यों होता है? अब देखो उसके पीछे की वजह क्या है। सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है इस सरफेस, इसका मतलब है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर की तरफ, ई कॉस थीटा, और यहां क्या आ जाएगा? ई साइन थीटा। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं निकला तो उसका कोई ना कोई कंपोनेंट अलोंग द सरफेस आएगा। अब अगर मैं किसी पॉइंट को ए से बी लेके जाऊं ऑन द सरफेस, तो वर्क डन ए से बी ले जाने में विल नॉट बी इक्वल। क्यों? क्योंकि अब आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हो ना, ये इधर की तरफ, तो ए से बी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंस आ गया तो वर्क डन जीरो नहीं आ सकता। इसीलिए, बट होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि ईपीएस पर आने वाले दो पॉइंट के बीच में वर्क डन जीरो आना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जीरो। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लिखिए इस बात को, बिकॉज इफ द फील्ड इज नॉट नॉर्मल to the EPS, it would have a non-zero component of electric field. ब्रैकेट में लिख देना E cos theta in this figure. Along the surface, and to move
unit charge against this non-zero component of electric field, work would have to be done. Work would have to be done. But this is not possible. But this is not possible as work done in moving a charge on EPS is 0. ठीक है, अगर ये सुन लीजिए बस फिर से समझते हैं कि अगर ये परपेंडिकुलर नहीं माना आपने इलेक्ट्रिक फील्ड तो किसी न किसी एंगल पे मानोगे तो उसका एक कंपोनेंट आएगा नॉन जीरो कंपोनेंट। अभी क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऐसे बनाया तो इसका इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट निकल ही नहीं सकता, लेकिन अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़े से एंगल पे बना दिया तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकलेगा। तो इस कंपोनेंट की वजह से आपको सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग टू द थ्योरी कि E cos थीटा जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो ए से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होना चाहिए। कम हो रहा है तो डिफरेंस है तो वर्क डन तो होना चाहिए, लेकिन ईपीएस की डेफिनेशन कहती है कि दो पॉइंट के बीच में वर्क डन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या है? देखो पोटेंशियल क्या था, पोटेंशियल क्या था कि एक कूलम पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लाने में जो वर्क डन होता है उसको आप बोलते हो पोटेंशियल एंड पोटेंशियल। और वो जो वर्क है वो वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है? वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। किस तरीके तो दोनों एक हो गया। बिल्कुल, आप इवन ये भी समझ सकते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये मेन चीज है। तो पोटेंशियल जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कह देते हैं एक कूलम की बात है, लेकिन जब हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं क्यू कूलम की बात है, किसी भी चार्ज की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहें कि प्लस क्यू चार्ज है और इसके कारण आपको बी पॉइंट की बात करता है, ठीक है, और बी पॉइंट है और इसके कारण हमें ए पॉइंट से किसी क्यू चार्ज को, क्यू नोट चार्ज को, इसको मैं Q1 मान लेता हूं, इसको मैं Q2 मान लेता हूं। चलो, इस Q1 चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मेरे को Q2 जब बी पॉइंट तक लाना है तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, और ए मान लेता हूं मैं इंफिनिटी पे। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन कहती है कि किसी चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट बिना उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करे बी पॉइंट तक लाने में जो आप वर्क करते हो वो वर्क उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। यानी कि वर्क जो आप कर रहे हो ए से बी लाने में Q2 चार्ज को, वो होगा ए से बी ला रहे हो तो VB माइनस बी है, और बी ए कितना है इनफाइनाइट पर 0, वी कितना है 0, इनफाइनाइट पर वी कितना होता है 0, और वी भी कितना है, अगर मैं कहता हूं यहां से r डिस्टेंस पर है तो Q1 के कारण बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा K Q1 अपॉन R, यानी कि वर्क डन हो गया हमारे पास K Q1 Q2 अपॉन R। तो यही वर्क जो होता है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, तो ये होगा K Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, तो ये लिख लीजिए आप। तो रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि अगर Q1 और Q2 दो चार्ज R डिस्टेंस पर हैं, ले आए ना Q2 को यहां से यहां तक, R डिस्टेंस पर है, तो सिस्टम की पोटेंशियल होगी, एनर्जी होगी K Q1 Q2 अपॉन R। और इंपॉर्टेंट बात समझ लेना, Q1 एंड Q2 साइन के साथ रखेंगे। पोटेंशियल वाले फॉर्मूले में भी हमने ये कहा था, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में भी हम ये बात करेंगे, साइन के साथ ही रखेंगे। ठीक है, चलिए अब एक दो बातें और समझ लेते हैं। कॉन्सेप्चुअल है, हमने ये बात तो कर दी कि हमारे पास पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। और हमने ये भी देख लिया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कि जो आप वर्क डन करते हो एक्सटर्नल एजेंसी की
वजह से वही वर्क डन इसमें स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो वर्क डन किसके बराबर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। और ये किसके कारण वर्क डन है? एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से। और आपको अगर एक चीज याद हो 11th में हम करते थे डेल्टा यू इज इक्वल्स टू वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये याद है आपको? ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस, यानी कि माइनस ऑफ वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्यू। ये बड़ी चीज है। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि वर्क डन बाय द फील्ड, ये जो हम बात करते हैं ना बेटा क्यू वी ए बी बी माइनस वी ए, ये फॉर्मूला याद है आपको? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, हमारे द्वारा काम। लेकिन मैं आपसे वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लूं तो आप क्या करते हो? आप इसमें माइनस लगाते हो, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये माइनस मैंने यहां लगा दिया। देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड है ना, तो मैंने इसको लिख रखा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड और माइनस यहां लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी हमने जो निकाला था एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल जो आपके पास एजेंसी है उसका वर्क डन यहां लिखा, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? कंजर्वेटिव फील्ड है, तो यहां माइनस लिखेंगे। तो ये भी कभी कभी हमारे पास काफी यूज में आ जाता है, आएगा अच्छे लेवल पे, आईटी लेवल पे जब क्वेश्चन बनेंगे तो हम इसको भी यूज करेंगे, बाकी वैसे नहीं बन रहे। तो बेसिकली हमने ये कुछ बातें समझ ली है कि पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 अगर r डिस्टेंस पर है तो फॉर्मूला क्या आता है? K Q1 Q2 अपॉन r, और Q1 Q2 विद साइन कन्वेंशन क्या रखेंगे। देखिए पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं, कंफ्यूज मत होना, आराम से। हालांकि जनरली यही मानते हैं हम कि इन एब्सेंस, कंफ्यूज मत होना, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो ये समझना, और एक है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, अब इसमें अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस आ रहा है, तो आप मुझे पोटेंशियल एनर्जी बताइए। ठीक है, फॉर्मूला हमने निकाल रखा है, आंसर K Q1 Q2 बाई R है, बट समझिए अब पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ये सिस्टम बना कैसे। जब आप Q1 को इनफाइनाइट से लाए थे, Q1 को इनफाइनाइट से इस पोजीशन पर लाए, तो क्या आपने कोई वर्क करा? तो सर कैसे बताएं? देखो वर्क तभी होगा जब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे है नहीं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, Q2 अभी है नहीं, Q1 है नहीं। अब आप एक ब्रह्मांड बना रहे हो, आप इनफाइनाइट से किसी Q1 चार्ज को लेकर के आ रहे हो, तो आपने वर्क डन करा है और यहां रखा है? नहीं। Q1 चार्ज को लाने के लिए आपने कोई वर्क डन नहीं करा। क्लियर हो गया? ओके, अब सोचो आप Q2 को ला रहे हो और यहां पे रखना चाहते हो, सिस्टम बनाओगे ना। अब Q2 को जब आप लाओगे तो क्या आपको वर्क डन करना पड़ेगा? कि हाँ, किसकी वजह से करना पड़ेगा? Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। Q1 एक चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ होगा इस डायरेक्शन में, है ना, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपको यहां पर वर्क करना पड़ेगा। तो Q2 को लाने में कितना वर्क डन हुआ है? सिंपल, अगर मैं इसको इनफाइनाइट मान लूं, इसको मैं P पॉइंट मान लूं, तो Q2 को आप कहां से ला रहे हो? इनफाइनाइट से P ला रहे हो, तो Q2 इनफाइनाइट से P ला रहे हो, तो Vp माइनस V इनफाइनाइट, और V इनफाइनाइट क्या मानते हैं? 0, तो Q2, और Vp कितना है? Vp कितना है? ये क्या है? पोटेंशियल। किसका पोटेंशियल है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से? Q1 का। तो Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड R पे कितना है? K Q1 अपॉन R। तो अब आप बताइए टोटल सिस्टम जब आपने बनाया है तो Q1 और Q2 दोनों को लाने में कितना वर्क डन करा है? दैट इज, इसका तो वर्क डन 0 है, यानी कि K Q1 Q2 अपॉन R।
तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई Q1 Q2 बाई R। सिंपल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि लर्निंग क्या रही जो हमने पहले बताई थी कि Q1 और Q2 अगर R डिस्टेंस पर हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है K Q1 Q2 बाई R, और इसमें अब आप Q1 Q2 साइन कन्वेंशन के साथ। क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो बोलो नहीं है। अब यहां समझना, इसमें मैं कहता हूं सिंगल चार्ज सिस्टम। अब मैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, यहां पे एक्सटर्नल फील्ड है ऑलरेडी, किसका है? मैंने लगा रखा है बाहर से मशीनों से। अब मैं इस Q चार्ज को इस P पॉइंट तक लाना चाहता हूं, ठीक है। अब बताइए क्या मुझे वर्क करना पड़ेगा? ऑफकोर्स करना पड़ेगा यार, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अब इस Q चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लेके आऊंगा तो मुझे वर्क भी करना पड़ेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। यहां पर क्या हुआ था, Q2 था नहीं, Q1 आपके पास था, आप Q1 को इनफाइनाइट से लेकर के आ रहे थे तो कोई वर्क नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपके पास फील्ड नहीं था। अब यहां पर आप Q को लेकर के आ रहे हो, यहां पर फील्ड है, इसलिए आपको वर्क करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, पोटेंशियल कैसे निकलेगा? वर्क डन से। वर्क डन किसको? Q को लाना है। कहां से लाना है? इनफाइनाइट से लाना है। कहां लाना है? P लाना है। निकालो, किसको ला रहे हो? Q इनफाइनाइट से P, यानी कि Vp, और V इनफाइनाइट, V इनफाइनाइट कितना है? 0, तो पोटेंशियल हो गया QVP। ये Vp क्या है? पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड एट द पोजीशन ऑफ Q। Q को जिस पोजीशन पर लेकर के आना है उस पॉइंट पर एक्सटर्नल फील्ड की वजह से कितना पोटेंशियल है। जरा सोचो, ये एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो क्या वर्क डन होगा? तब नहीं होगा। वही वो केस था Q1 वाला, ठीक है। आइए, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं, आप लिख लीजिए। ड्यू टू टू चार्ज सिस्टम। अब हम दो चार्ज के निकाल रहे हैं कि जब दो चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी आपने निकाल तो रखी है, कितना? कि K Q1 Q2 अपॉन R। बिल्कुल सही है, बट ये तब है जब आपके पास एक्सटर्नल फील्ड नहीं था। अब मैं कर रहा हूं, दो चार्ज हैं और एक्सटर्नल फील्ड भी है, समझना ध्यान से। यहां पर मेरे पास एक्सटर्नल फील्ड है, ठीक है, और मेरे को निकालना है Q1 चार्ज ये रहा, Q2 चार्ज ये रहा, और दोनों के बीच की डिस्टेंस R है। अब मुझे निकालना है कि बताइए सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। ध्यान से सुनिए, कैसे निकालेंगे? पहले तो ये समझिए कि चार्ज यहां पे है ही, इनको एक एक करके हम लेकर के आएंगे और फिर हम वर्क डन निकालेंगे, वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगी। समझिए, Q2 नहीं है, ठीक है, हटा दो। Q1 भी नहीं है, ठीक है। तो अब मेरे पास Q1 भी यहां पर है, Q2 भी यहां पर है, इनफाइनाइट पर है। अब मैं एक एक करके लाता हूं, बताइए मुझे Q1 को लाने में वर्क डन करना पड़ेगा या नहीं? यहां पर Q1 को जब लेकर आए थे तो वर्क डन नहीं करना पड़ा था क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड नहीं था। यहां पर है तो बिल्कुल जब मैं Q1 को लेकर के आऊंगा तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? जो हमने अभी अभी निकाला था सिंगल चार्ज सिस्टम के कारण कि Q इंटू V। क्लियर है? V क्या है? पोटेंशियल। कहां पर? यहां पर। किसकी वजह से? इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से। अब आप Q1 को लेकर के आ चुके हो, अब आप Q2 को लाना चाहते हो। अब मुझे बताइए Q2 को लाने में वर्क डन करना पड़ेगा कि हाँ, किसकी वजह से करना पड़ेगा? देखो, Q1 को जब आप लेकर के आए थे तो एक्सटर्नल फील्ड था, आपने वर्क डन कर लिया। जब Q2 को लेकर के आओगे तो भी एक्सटर्नल फील्ड है, तो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से भी आपको काम करना पड़ेगा।
और ये पोजीशन मैंने मान लिया अगर ये P है तो इसको मैं VP मान लेता हूं, और अगर ये पोजीशन मेरे पास Q है तो ये आ जाएगा, आप Q1 को लेकर आए थे, अब आप Q2 को लेकर आ रहे हैं, कहां लेकर के आ रहे हैं, Q वाले पोजीशन पर, तो ये हो गया VQ। ये क्या है, वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल फील्ड। ये क्या है, वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, Q2 को लाने में आपने इतना वर्क तो करा है, लेकिन अगर आप सोचिए कि जब आप Q2 को लेकर के आओगे तो सिर्फ इसी फील्ड की वजह से वर्क डन आएगा। Q1 का भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए ना, तो इसका भी तो वर्क डन निकालोगे, तो इसको लाने में जो वर्क डन होगा वो कितना होता है, ये हमने यहां निकाल रखा है कि Q1 जब पहले से ऑलरेडी है, तब आप Q2 को लेकर के आते हो तो कितना वर्क डन होता है, ये आपने निकाल रखा है, यानी कि K Q1 Q2 अपॉन R। तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। Q1 को लाने में कितना वर्क डन है, Q1 VP, Q2 को लाने में कितना है, VQ2, और Q2 को फिर से लाने में वर्क डन हुआ K Q1 Q2 अपॉन R। समझिए, अच्छा ऐसा करते हैं, Q1 वाली पोजीशन को मैं P बोल रहा था ना, इसको मैं 1 बोल देता हूं ताकि PQ को चक्कर हटा दूंगा मैं। तो ये हो गई इसकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज टू दैट पॉइंट। क्लियर, ये क्या है, ये है Q1 को लाने में वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, Q2 को लाने में, Q2 को लाने में हमने दो काम करे, एक अगेंस्ट एक्सटर्नल फील्ड और एक अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q2। एक बार फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए, छोड़िए इसको। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन। ठीक है, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो जब मैंने बोला कि एक्सटर्नल फील्ड है ही नहीं, और मेरे को बताइए Q1 और Q2 अगर R डिस्टेंस पर है तो कितना वर्क डन होगा, मैंने ठीक है बता देंगे, तो मैंने अज्यूम करा कि ये भी थे ही, ये मेरे पास इनफाइनाइट पे है। अब मैं Q1 को ला रहा हूं, क्या मैंने वर्क करा, नहीं करा, 0। अब Q1 वहां पर आ चुका है, अब मैं Q2 को लेके आ रहा हूं, तो ये Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ना, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, जो मैंने निकाला ये रहा। ये क्या है, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1। क्लियर, और दोनों को जोड़ करके मैंने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाल दिया, K Q1 Q2 अपॉन R। दो चार्ज अगर R डिस्टेंस पर है तो K Q1 Q2 अपॉन R हो गया। अब मैंने यहां बोला कि बताइए एक्सटर्नल फील्ड है तब क्या होगा, ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड है तो मेरे को बोला कि भाई Q1 और Q2 दो चार्ज R डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, अब बताइए पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगी। मैंने ठीक है, अपना वही काम है, इसको उठाकर इंफिनिटी पे लेंगे। ठीक है, ये कहां लाना है, Q1 पे। तो जब मैं Q1 पे लेकर के आ रहा हूं, इस Q1 चार्ज को इस पॉइंट पे ला रहा हूं, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मुझे वर्क करना पड़ा, जो मैंने निकाल दिया Q1 V1। V1 क्या है, इस पॉइंट पर, इस जगह पर पोटेंशियल जहां पे मैंने Q1 को रख दिया है। क्लियर, अब बोलता है Q2 को लेके आओ, तो ठीक है, अब मुझे वर्क करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड है। तो एक तो मैंने एक्सटर्नल फील्ड की वजह से काम कर दिया, दूसरा Q1 का भी तो अपना फील्ड है, दो फील्ड है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक एक्सटर्नल की वजह से वर्क डन हो गया और एक इसकी वजह से वर्क डन हो गया। इसीलिए हमारे पास ये पूरा पोटेंशियल का फॉर्मूला बनेगा।
एनर्जी का। अब आप एक बार एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 2.5, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 2.5 पेज नंबर 65, इसको ट्राई कीजिए। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, समझ में आएगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो मैं एक बार फिर से इसको समरी बना करके लिख देता हूं। 90% केसेस में जो कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं वो यही आते हैं कि अगर ये Q1 है, Q2 है, R डिस्टेंस पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन R, Q1 Q2 विद साइन रखना है, खत्म। ठीक है, जनरली यही होता है। बट एनसीईआरटी ने इसको अलग से एक्सप्लेन करा है कि अगर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, यहां तो कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाता है तो फिर पोटेंशियल का फॉर्मूला ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए